Hey dear students, तो वेलकम अगेन ओवर न्यू सेशन एंड न्यू चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, जानेंगे आज इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर डिटेल से। कहाँ से आई अल्टरनेटिंग करंट, इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों पड़ा, और भी कोई टाइप है क्या करंट का, अगर और टाइप है तो वो कौन सा है, सारी जानकारी डिटेल से करेंगे। करें स्टार्ट। यस, माय नेम इज अक्षय एंड दिस इज योर खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल अक्षय सर फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से बेस क्लियर करते हुए। स्टूडेंट, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर विद्युत धारा के बारे में जाना है कि अगर चार्ज पार्टिकल, कौन से, फ्री चार्ज पार्टिकल, अगर किसी वायर के अंदर मूव करते हैं तो वायर के अंदर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। क्या होता है सुनो। मान लो कि कोई सर्किट लेते हैं अपन, ये कोई सर्किट लिया, ये लो, यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया, ये बैटरी का प्लस, ये माइनस। क्या होता है, अपन जानते हैं कि ये जो बैटरी होती है ये सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। मतलब ये क्या करती है, वायर्स के जो एटम होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन उनको क्या देती है, एनर्जी देती है। ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम से फ्री होते हैं। एटम से फ्री होके क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे, इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचेंगे। अपनी एनर्जी इस रेजिस्टेंस के पास क्या करेंगे, खपत करेंगे, और खपत करने के बाद में वापस कहाँ आ जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएंगे। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर याद हो तो अपन ने सेल के बारे में पढ़ा था, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 नंबर चैप्टर प्ले लिस्ट के अंदर पढ़ा है, जाके देख सकते हो आप। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे एनर्जी लेता है, डिटेल से पढ़ाया हुआ है सारा का सारा। वापस यहाँ से एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके वापस फ्री होगा, और फ्री होके क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस के पास आके अपनी एनर्जी खपत करेगा। और वहाँ पर अपन ने ये पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल, अगर आवेश फ्री है और वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो मूव करता हुआ चार्ज पार्टिकल को आपने क्या बोला था, करंट बोला था। मतलब आवेशों के प्रवाह की दर क्या होता है, करंट होता है। हाँ सर, आ गया याद। I इज इक्वल टू सर होता है डी क्यू अपॉन में डी टी। I इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन में डी टी। और ये एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है एम्पियर और विमा A1 होती है। स्टूडेंट, करंट है ना, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सदिश के नियम का पालन नहीं करती है। ही डजेंट फॉलो वेक्टर रूल्स, मतलब ये वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, इस वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होने के बावजूद। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट, देखो जो विद्युत धारा है, अपन ने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, उसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्लेलिस्ट के अंदर वो भी पढ़ा है, आप जाके देख सकते हो, डिटेल से सारा कुछ करवाया हुआ है। देखो प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र होता है, अपन ने वहाँ देखा था वो बनाता क्या है, एसी करंट बनाता है, अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, प्रत्यावर्ती धारा बनाता है। कैसे बनाता है, आपने एक कोयल ली थी, उस कोयल को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और उसको क्या किया, घुमाया था, याद हो तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो वहाँ पर वो जो करंट बना था वो कौन सा था, एसी करंट था। कैसे बना था, कोयल घूम रही थी तो एंगल चेंज हो रहा था, एंगल चेंज हो रहा था, पहले एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री के केस में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही थी, 90 डिग्री के केस में कम पास आउट हो रही थी। ये जो मैं 90 डिग्री बोल रहा हूँ ये एरिया वेक्टर की वैल्यू है, नोट सरफेस की वैल्यू। मतलब सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर वो 90 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होती है। अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है तो सबसे कम, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होता है। क्या बोल रहे हो सर, जाओ जाओ देखो जाके, डिटेल से करवाया हुआ है सारा का सारा। ठीक है, देखो जो करंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो आपने जोड़ रखा है यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी का, यानी कि एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर रखी है। स्टूडेंट, ये जो पावर सप्लाई होती है ये डीसी पावर सप्लाई होती है। आप नॉर्मली जो यूज़ करते हो, मतलब कि जो सेल है वो एक डीसी, यूँ समझो कि डीसी पावर सप्लाई देता है अपने को, इंड्यूस करता है। वो एक
कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे मान लो कि घड़ी के अंदर डलने वाला जो सेल है वो 5 वोल्ट का है, तो वो 5 वोल्ट ही एनर्जी देगी। अगर मान लो कि कोई छोटा सेल है, यूँ मानो कि रिमोट के अंदर डलने वाला जो सेल है वो छोटा होता है, या मान लो कि रेडियो के अंदर डलने वाला जो सेल है वो 8 वोल्ट के आसपास होता है। कहने का मतलब ये डीसी है, डीसी पावर सप्लाई है ये। और जो डीसी पावर सप्लाई होता है ना स्टूडेंट, ये आप स्टोर कर सकते हो इसको, मतलब वो एनर्जी जिसको आप स्टोर कर सकते हो, वो करंट जिसको आप स्टोर कर सकते हो, दैट इज़ डीसी, दैट इज़ डायरेक्ट करंट। एसी सप्लाई को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। एसी सप्लाई चलती है प्लस माइनस प्लस माइनस। प्रत्यावर्ती धारा जनितर फ्लक्स 0 डिग्री था तो कोई फ्लक्स नहीं था, 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम फ्लक्स, उसके बाद में नेगेटिव में प्लस माइनस चली थी। है कुछ याद? देखो याद हो तो फ्लक्स 0 से 90 बढ़ रहा था तो करंट कुछ इस टाइप से था, उसके बाद में इस टाइप से हुआ था। आया याद? ये यहाँ पे 0, यहाँ पे T/4, यहाँ पे T/2, यहाँ पे 3T/4, यहाँ पे T। सही है? ठीक, करते हैं डिटेल से। टेंशन मत लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। सुनो, अभी तक अपन ने पढ़ा है विद्युत धारा के बारे में। I = dQ/dt, विद्युत धारा। ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप बोलते हो AC या प्रत्यावर्ती धारा। ये होती है दिष्ट धारा, जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट करंट। DC। सही है? ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, इसको अपन बनाते हैं कैसे? प्रत्यावर्ती धारा जनितर से। प्रत्यावर्ती धारा जनितर से क्या किया था? फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया। फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे, कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया, क्या हुआ? विद्युत वाहक बल इंड्यूस हुआ। मतलब ये प्लस माइनस में चलती है। ये एक आवर्ती फंक्शन है। मतलब कैसे चलेगी ये प्लस माइनस में चलेगी। दिष्ट धारा ये डायरेक्ट करंट है। ठीक है, डायरेक्ट करंट का मीन्स 5 वोल्ट है ना, तो मतलब 5 वोल्ट ही चलेगा, ना 4.9 ना 5.1। 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट ही देगा। जितनी कमांड दे दी ना उतना ही चलेगा, जितना बोल दिया उतना ही करेगा। ये यूँ समझो कि आदर्श है, अपनी तरह नहीं है। कुछ ही कह दो अपने को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, इसको बोल दिया कि कांस्टेंट है, मतलब कि 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही चलेगा। अगर ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, दैट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 0। आवर्ती कितनी? 0। मतलब जो डीसी होते हैं इसकी आवर्ती = 0। सही है, कांस्टेंट है, वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये एसी फंक्शन है। ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कैसे? वो याद करो, टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा कोई ली थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, उसके अंदर ऐसे रखा था, सबसे ज़्यादा फ्लक्स पास आउट हो रहा था, फील्ड लाइंस ज़्यादा, विद्युत वाहक बल ज़्यादा। ऐसे था, कोई फील्ड लाइंस नहीं थी, कोई फ्लक्स नहीं था, तो एंगल 90 पे सबसे कम। ठीक है, विद्युत वाहक बल सबसे कम। मतलब ये प्लस में जा रहा था। ऊपर गया फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स बिल्कुल नहीं, यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम, मतलब विद्युत वाहक बल मैक्सिमम, मतलब करंट मैक्सिमम। उसके बाद में कम होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में एंगल चेंज हुआ। फ्लक्स तो ज़्यादा लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, यहाँ से वापस यहाँ पे। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये लो, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज। ये लो, यहाँ पे 0, ये T/4 राउंड के अंदर, यहाँ पे T/2, यहाँ पे 3T/4 और यहाँ पे ये T। मतलब एक राउंड पूरा करने में इसने जितना समय लिया उसको आप क्या बोलते हो? टाइम पीरियड बोलते हो, आवर्तकाल बोलते हो। ठीक है, ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा, ये हो गया दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा की कुछ न कुछ आवृत्ति होती है। कितनी होती है डिपेंड करती है उस प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर। मतलब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कुछ न कुछ होगी। इसको बोल दो, कुछ ही मान लो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, जैसे अपने घरों के अंदर जो लाइट आती है वो कितनी होती है?
याद हो तो 220 वोल्ट लिखा होता है, साथ में लिखा था 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज का मतलब आपके घर के अंदर जो लाइट आ रही है वो 1 सेकंड के अंदर कितने राउंड कर रही है? 60 चक्कर। मतलब ये एक राउंड है यहाँ तक, आपके घर के अंदर जो लाइट आ रही है वो 60 बार ऐसे होती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब इसकी कुछ न कुछ आवृत्ति होगी, इसकी कुछ न कुछ आवृत्ति। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है। आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड के अंदर किए गए चक्रों की संख्या, नंबर्स आवर्ती होती है। आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लगाता है उसको आप क्या बोलते हो? आवर्तकाल बोलते हो। रिपीट अगेन, 1 सेकंड के अंदर जितने नंबर्स किए इसने, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज आवर्ती। एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लिया उस टाइम को आप क्या बोलते हो? आवर्तकाल बोलते हो। एक चक्कर पूरा करने में वेव ने जितनी डिस्टेंस कवर की उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं वेवलेंथ, लैम्बडा। ये होती है लैम्बडा। ठीक है, ये तो बात आती है करंट की। एक डायरेक्ट होता है, एक अल्टरनेट होता है। ठीक है, अल्टरनेट करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में, डायरेक्ट प्लस 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 में। तो आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि जो स्टोर हो जाती है, जो स्टोर हो जाती है वो तो होती है डीसी, और जो स्टोर नहीं होती वो होती है एसी। स्टोर होती है क्योंकि किस में चलती है? प्लस प्लस में चलती है। ये 0 यहाँ पे ये प्लस में चलेगी, ये करंट आई है, ये यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये डीसी है, ये प्लस प्लस में चलती है, तो प्लस 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 करेंगे तो ऐड होगा, मतलब +5 +5 +5 ऐड हो जाएगा, मतलब बैटरी चार्ज हो गई। जहाँ पे साहिब तो एक बार प्लस में जाते हैं, एक बार माइनस में चलते हैं, तो प्लस माइनस को जोड़ोगे तो 0। तो इसको अगर डायरेक्ट आप करते हो कनेक्ट बैटरी से तो बैटरी चार्ज नहीं होने वाली। लगा के वही बात है, कई बार अपन मोबाइल को चार्ज लगा के चले जाते हैं, 2 घंटे बाद आके देखते हैं एक्टिव माइंड के अंदर, हाँ अब तो फुल चार्ज हो गया मोबाइल, अब बैठ के आराम से क्या करने वाला हूँ, यू नो दैट। ठीक है, और देखा क्या, मैंने बटन तो ऑन किया ही नहीं, तो बटन ऑन नहीं किया तो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। वही सेम है, अल्टरनेटिंग करंट है, अगर उसको आपने कनेक्ट किया है मोबाइल के साथ तो वो क्या करता है? सीधा डायरेक्ट, नोट चार्जर। चार्जर एक युक्ति है, एक दिष्टकारी है, वो क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। ठीक है, मैं फिर बोल देता हूँ, अल्टरनेट करंट से अगर आप मोबाइल को चार्ज करोगे तो चार्ज नहीं होने वाला, तो यूज़ करते हैं चार्जर का। चार्जर होता है एक दिष्टकारी, और वो क्या करता है? अल्टरनेट करंट को कन्वर्ट कर देता है डीसी के अंदर, और मोबाइल क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट। तो अपन इसी के बारे में स्टडी करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो अल्टरनेटिंग करंट को लिख लेते हैं। क्या बात है सर, आज तो बड़ी एक्टिव लग रहे हो। सुनो, ये है आपका प्लॉट, दैट इज करंट आई, दैट इज टाइम। सही है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का यूज़ किया था, जो करंट बनाया था वो क्या था, ऐसा था। सही है, यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नोट, यहाँ पे माइनस का आई नोट, ये ओरिजिन है 0, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है टी है, ये T/4 हो गया, ये T/2 हो गया, ये 3T/4 हो गया, ये T हो गया। मतलब कि एक राउंड पूरा किया है, एक राउंड पूरा किया है तो यहाँ पे इसने कितना कंप्लीट किया है? आवर्तकाल अपना, टाइम पीरियड T। क्लियर है? ठीक है, इसके लिए अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी, करंट के लिए अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी, I = I नोट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र करंट बनाया था, जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, जाके प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ओपन करें, डिटेल से सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, I = I नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे टी क्या है? करंट की वो वैल्यू, यानी कि तात्क्षणिक मान। एक टाइम ऑफ मोमेंट पे करंट कितना है? I = I नोट ओमेगा टी। T/4 पे कितना है? I = I नोट साइन ओमेगा टी के स्थान पे क्या जाएगा? T/4। मतलब एक टाइम ऑफ मोमेंट पे करंट लिया है, I = I नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा
ओमेगा है इस वेव की कोणीय फ्रीक्वेंसी, कोणीय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय वेग बोल सकते हैं, आवर्ती बोल सकते हैं, कोणीय वेग या आवर्ती बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे सर? दोनों तो डिफरेंट होते हैं। कोणीय वेग तो रेडियन पर सेकंड होता है, आवर्ती तो सर हर्ट्ज होती है। सुनो, देखो स्टूडेंट, अपन ये जानते हैं कि कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन इक्वल टू अपन लिखते हैं थीटा। सही है, थीटा ही तो बताता है अपने को कितना चला, 90 डिग्री के ऊपर 1/4 चला, 180 पे हाफ सर्कल पूरा किया। तो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग को लिखते हैं, क्या होता है? कोणीय वेग इज इक्वल टू, अपन ये पढ़ते हैं विस्थापन अपॉन में समय। तो कोणीय वेग अपॉन में, कोणीय विस्थापन अपॉन में समय, थीटा अपॉन में टी। ठीक है, अपनी वेव है ये एक राउंड पूरा कर रही है, एक राउंड पूरा करिए, थीटा कितना चला? राउंड घूमा पूरा, कितना चला? 2 पाई। ये लो 2 पाई। ठीक है, टाइम कितना है एक चक्कर पूरा करने में? टाइम पीरियड आवर्तकाल, ये लो 2 पाई अपॉन में टी। ये क्या होता है? ओमेगा होता है। सर ये तो आपने सूत्र निकाला है, कोणीय वेग और कोणीय आवर्ती तो निकाली नहीं। देखो, कोणीय वेग थीटा अपॉन में टी, कोणीय विस्थापन अपॉन में टाइम। सही है, पूरा राउंड किया 2 पाई, कितने टाइम में किया? टी में। तो 2 पाई, अगर आप इसका मात्रक रख के देखो, मात्रक 2 पाई का मात्रक कांस्टेंट वैल्यू है, लिखना चाहिए तो रेडियन लिख सकते हैं, लेकिन 2 पाई आपने नाम दे दिया, ये लो 360 कर देता हूँ, ये लो अभी ठीक है, अपॉन में टी। सही है, 360 का तो कोई मात्रक नहीं होता, डिग्री होता है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन में 1 अपॉन में टी। 1 अपॉन में टी समय, 1 बटा समय हर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी। समझा नहीं समझे? तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोणीय वेग भी बोल सकते हैं, कोणीय आवर्ती भी बोल सकते हैं। हुआ या नहीं हुआ क्लियर? ये लो, ठीक है। तो ओमेगा क्या है यहाँ पे? कोणीय वेग या आवर्ती हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में कैपिटल का टी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, एक राउंड पूरा कर रही है अपनी वेव। क्लियर है? ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट, ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये चल देखो कैसे रही है, रुक तो रही नहीं है बिल्कुल भी, जीरो से चली, मैक्सिमम गई, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, ये ऐसे ही चलती है, काम की है, लेकिन चल अजीब तरीके से, किधर ही चली गई, कभी किधर ही चली, लेकिन हाँ जैसे चली वैसे मतलब उस पाथ पे है, अपने स्टेटमेंट पे रहती है। इसने बोल दिया कि मैं मैक्सिमम आई नोट तक जाऊंगी, तो मिनिमम भी आई नोट तक जाऊंगी। समझे नहीं समझे? मैक्सिमम आई नोट तक तो मिनिमम भी आई नोट तक जाऊंगी, स्टेटमेंट पे रहने वाली है अपनी। सर रहने वाली, क्या ये स्त्रीलिंग है? आई डोंट नो। ठीक है, सुनो देखो, अपन क्या करते हैं, ये जो करंट है ये प्लस में जा रही है, माइनस में जा रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर इसका एक मोमेंट ऑफ टाइम उठाएं और करंट लें तो कितना ले, अपने समझ से बाहर है, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला जरूर याद आ रहा है एवरेज का। अगर इस करंट का एवरेज निकाल दें, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है, तो अगर इसका एवरेज निकालें तो जरूर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और उस एवरेज की हेल्प से अपना काम आसान हो जाएगा। ऐसे तो अपन करंट ले ही नहीं सकते, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो एक टाइम ऑफ मोमेंट है, ये तो नहीं बोल सकते कि ये पूरी है। मतलब एक यूँ समझे कि अगर इसका एवरेज निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, अपने को नहीं पता कौन सी वैल्यू है। आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, अपने को नहीं पता ये टाइम ऑफ मोमेंट है, बढ़ रही है या घट रही है नहीं पता, लेकिन अगर इसका एवरेज निकालें तो एवरेज से अपना काम जरूर आसान हो जाएगा। एवरेज निकालते हैं, हाँ सर एवरेज निकाल देते हैं, आसान भी है निकालना, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। हाँ लगा दो सर। सर राशियाँ कहाँ हैं यहाँ पे? नहीं दिखाई दे रही है। स्टूडेंट अगर कोई फंक्शन आवर्ती फंक्शन है तो आवर्ती फंक्शन के लिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। रिपीट अगेन, अगर कोई फंक्शन आवर्ती, आवर्ती का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अपनी वैल्यू चेंज कर रही है, तो उस वैल्यू का अगर आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है नोट राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। क्या होता है सुनना, जो फंक्शन है आपके पास में आवर्ती, उस फंक्शन का क्या कर दो इंटीग्रेशन, इसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, एफ डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी अपॉन में डी टी। सही है, ये फंक्शन टाइम का हो सकता है
ये फंक्शन टाइम का हो सकता है। ठीक है, तो ये टी डी टी फंक्शन डी टी अपॉन में डी टी। अब बात ये आती है कि ये इंटीग्रेशन मतलब कि आपको जहाँ से लेके जहाँ तक निकालनी है वैल्यू, जहाँ से लेके जहाँ तक का क्या मतलब सर? मतलब ये है कि ये करंट कितना आगे जा रहा है, 1 राउंड पूरा कर रहा है, 2 राउंड पूरा कर रहा है, 3 राउंड, कितने राउंड पूरा कर रहा है। तो जैसे यूँ समझो कि 0 से t/4 चले तो आप एवरेज निकाल दो, 0 से t/4, 0 से t/2 चला, हाफ सर्कल पूरा किया तो इसका एवरेज निकालते हैं तो कितना निकालेंगे, 0 से t/2, पूरा करता है तो 0 से t निकाल देंगे। सही है या नहीं है? तो सबसे पहले आवर्ती फंक्शन का एवरेज का फॉर्मूला होता है एफ टी और ये एवरेज का साइन होता है बार। एफ टी फंक्शन का बार एफ टी डी टी अपॉन में डी टी, ये होता है किसी भी आवर्ती फंक्शन का औसत निकालने का फॉर्मूला। अपने पास पड़ा है भाई साहब करंट, और करंट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, पकड़ के क्या कर दें, एवरेज निकाल दें, कुछ न कुछ तो देगा ही अपने को। करें स्टार्ट। ठीक है, ये है अपना फंक्शन का फॉर्मूला। सुनो, वो पड़ा अपना करंट I = I नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका क्या करें अपन, एवरेज निकालते हैं। ये है किसी तात्क्षणिक मान, मतलब कि टी पर है तात्क्षणिक मान या किसी क्षण पर वैल्यू है। ठीक है, इसका करना है अपने को एवरेज। रख देते हैं वैल्यू। पहले तो सर कहाँ से कहाँ कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, मान लो कि हाफ सर्कल के निकालते हैं, क्योंकि सर्कल पूरा तो पहले प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, हो सकता है वैल्यू अलग दे दें। ट्राई करके देख लेते हैं, 0 से t/2 तक निकाल के देख लेते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू देता है। एफ फंक्शन t जो है अपना i है, तो इसका क्या निकालते हैं एवरेज। तो i एवरेज ऐसे भी लिख सकते हो, i बार भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। ये कर लेते हैं, i एवरेज = ये लो, कहाँ से, 0 से t/2 हाफ सर्कल के लिए, यहाँ पे I नोट साइन ओमेगा टी डॉट डी टी अपॉन में 0 से t/2 डी टी। सही है, ठीक है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू हो बाहर। सर हमें क्या पता कोई वैल्यू कांस्टेंट है, करंट तो कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि करंट तो कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आई नोट ये तो कम ज़्यादा नहीं हो रहा। आई नोट की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम है, पीक पे एक ही होती है, पीक पे एक ही वैल्यू है, यानी कि आई नोट कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू वो कहाँ आ जाएगी, बाहर। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते हैं, तो आई एवरेज = आई नोट इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। दिख जाएगा क्या नीचे, दिख जाएगा, 0 से t/2 डी टी, ये लो। ठीक है, अब सर इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन। देखो स्टूडेंट, कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिनको आप याद कर लेना, स्पेशली जिनके पास में बायोलॉजी रहती है उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। मैथ्स वाले स्टूडेंट वैसे भी ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के स्टूडेंट सुनो, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे साइन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, थीटा के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कैसे, साइन ए थीटा डॉट डी थीटा, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन साइन का तो हो जाएगा कोस, माइनस का कोस ए थीटा, ये तो सेम आ जाएगा, लेकिन जो वैल्यू कांस्टेंट की है जैसे ए है तो वो आ जाती है बटा में, भाग में, यानी कि कोस ए थीटा अपॉन में ए, कांस्टेंट वैल्यू बटा में आ जाती है। ऐसे ही और देख लो, एक और देख लो कोस थीटा के लिए, जैसे कोस थीटा डॉट डी थीटा है = क्या हो जाएगा इसका, साइन थीटा। सही है, अगर इसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे कोस एक्स थीटा,
डॉट डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कोस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एक्स थीटा ही हो जाएगा। लेकिन इस थीटा के साथ में स्टूडेंट यहाँ पे थीटा है ना, वो किसके अकॉर्डिंग है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग है। मतलब उस फंक्शन के साथ में उसका अल्पांश जरूर आना चाहिए, यानी कि अल्पांश के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ये थीटा पड़ा, इस डी थीटा के सापेक्ष करोगे तो एक्स कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू बटा में, तो साइन एक्स थीटा अपॉन में एक्स, दो कर लेते हैं, बहुत है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन, आई एवरेज इक्वल टू आई नोट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन का। साइन का करेंगे, ये होता है माइनस का कोस ओमेगा टी, सही है। साइन का किया, साइन थीटा का तो कोस थीटा होता है, लेकिन साइन ए थीटा का कोस ए थीटा, ये लो कोस ओमेगा टी, और बटा में कांस्टेंट वैल्यू ए, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है अपना ओमेगा, तो ये लो ओमेगा, और ये आ गया 0 से t/2 अपॉन में 0 से t/2 तक dt का करते हैं तो ये आता है t, तो ये लो t आ गया 0 से t/2। लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई एवरेज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं, आई नोट अपॉन में ओमेगा, माइनस को भी लेके निकाल ही लेते हैं बाहर, ये लो, दिक्कत नहीं होगी सर, बाद में क्यों ऐसे साथ लेके चल रहे हो। ये लो कोस ओमेगा टी, पहले रखो कोस ओमेगा, टी के स्थान पे ये वैल्यू रख देते हैं, टी के स्थान पे ये वैल्यू कौन सी, ये वाली, टी के स्थान पे t/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस जो वैल्यू है वही रखेंगे, ये लो माइनस कोस ओमेगा, और यहाँ पे इनटू में टी के स्थान पे कितना है 0 है, ये लो सही है, ठीक है। अपॉन में क्या पड़ा है अपना, अपॉन में पड़ा टी के स्थान पे t/2 माइनस 0, सही है। यहाँ से आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई नोट अपॉन में ये टी है, इसको -0 छोड़ो, t/2 ऊपर जाएगा यानी कि ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पे कोस t/2 है, ओमेगा के स्थान पे अपन वैल्यू ये रख सकते हैं 2 अपॉन में टी, ठीक है। तो 2 अपॉन में कैपिटल टी इंटू में t/2, सही है। माइनस का कोस 0, माइनस का कोस 0, ठीक है। यहाँ से आई एवरेज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा t से t कैंसिल, सही है, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी वैल्यू रख देती है, यानी कि इसके स्थान पे रखा अपन ने 2 अपॉन में कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना माइनस का आई नोट, ठीक है, अपॉन में पाई, टी से टी तो कैंसिल हो गया, पाई, और यहाँ पर कोस पाई माइनस कोस 0, सही है। आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई नोट अपॉन में पाई इंटू कोस पाई की वैल्यू -1, कैसे सर बताते हैं, लिख लूँ पहले, कोस पाई की वैल्यू -1 कोस 0 की वैल्यू 1, लेकिन माइनस माइनस 1, ये कितना हो गया माइनस का 2, बाहर भी माइनस, आई एवरेज इक्वल टू आई नोट माइनस माइनस प्लस, और ये 2 आई नोट अपॉन में पाई। इसको जब सोल्व करते हैं तो आई एवरेज की जो वैल्यू आती है वो 0.637 आई नोट, ये आ गया एवरेज मान, और जो क्या है एकदम करेक्ट है, क्योंकि आई नोट कांस्टेंट है और 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे देगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी इसके साथ, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका एवरेज मान आ गया, सिर्फ हाफ सर्कल के लिए जब अर्ध चक्कर पूरा करता है वो, ठीक है सर आ गया। अब कोस की वैल्यू सर -1 कैसे आई, सुनो यहाँ पे करते हैं, जैसे साइन होता है ना वैसे कोस का भी एक ग्राफ होता है,
वो भी टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। ये लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π चलता जाता है। अपन जानते हैं यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। कोस 0 पर 1 होता है, कोस 0 पर 1 होता है, मतलब कि 0 पर 1 तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे 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 चलता जाता है। सर ऐसे कैसे चलता जाता है? ऐसे जाता है, हाँ ऐसे जाता है। मतलब 0 पर वैल्यू 1, ठीक है, 0 पर वैल्यू 1 हो गई, π/2 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू -1, ये लो -1 यहाँ से आई, कोस पाई की वैल्यू -1 यहाँ से, 3π/2 पर 270 पर कितना हो जाए, 270 पर कितना होगा 0, 2π पर वैल्यू 1 प्लस की, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, ये ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं किसी की भी। ठीक है, ये तो हुआ सर हाफ सर्कल के लिए। आगे भी तो बढ़ते हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, अब अपन करते हैं इसके आगे वाले सर्कल के लिए। आगे वाला सर्कल कहाँ से कहाँ, t/2 से t तक, t/2 से t तक। सुनना, इसको इरेज कर रहा हूँ। वही सेम का सेम फंक्शन का फॉर्मूला अपना क्या होता है, फंक्शन dt 0 से t/4 लिया था, या 0 से t/2 लिया पहले, अब t/2 से t। आगे बढ़ते हैं एक कदम, हाफ सर्कल भी लेते हैं इसके लिए भी। तो कहाँ से कहाँ तक, t/2 से चलते हैं t की ओर। तो अब तक अपन ने देखा I एवरेज इक्वल टू 0 से, नहीं सर कर दिया है, इतना थोड़े ना चलते हैं, t/2 से कहाँ t तक। ठीक है, I नोट फंक्शन क्या है, साइन ओमेगा t डॉट dt अपॉन में t/2 से t dt। फंक्शन ही है ये, तो स्टार्टिंग में लिखा था अपन ने। आगे बढ़ते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर, यानी कि I एवरेज इक्वल टू I नोट t/2 से t, I नोट बाहर आ गया, साइन ओमेगा t dt अपॉन में 0 से t/2 से t dt। कर देते हैं इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन सेम, I एवरेज इक्वल टू I नोट, इंटीग्रेशन किया साइन का माइनस का कोस ओमेगा t अपॉन में ओमेगा t/2 से t अपॉन में, यहाँ पे t और लिमिट कितनी दे रखी है, t/2 से कैपिटल T। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या सर, I एवरेज इक्वल टू, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, जो पंगा है ना उसको बाहर निकाल लो, यानी कि माइनस का सर पंगा कैसे है, इतने अच्छे तो वर्ड है, I नोट अपॉन मी ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये लो कोस ओमेगा, पहले अपर लिमिट उसके बाद में लोअर लिमिट, ये लो ओमेगा कैपिटल टी माइनस, उसके बाद में लोअर लिमिट कोस ओमेगा, लोअर लिमिट कितनी है t/2, ये लो t/2, सही है, बटे में तो पड़ा है सर, हाँ दिख रहा है मेरे को, नाराज मत हुआ करो। ठीक है, कितना हो जाएगा t/2 माइनस t/2, सही है। यहाँ से I एवरेज इक्वल टू t/2 में से, ये t में से t/2 गया, एक में से आधा गया, आधा बचा, माइनस का I नोट अपॉन में आधा पड़ा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पड़ा t/2, ऊपर चला जाएगा यानी कि 2, सही लिखो सर, माइनस का 2 I नोट अपॉन में ओमेगा टी। ठीक है सर, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होगा। कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी के लिए कोस 2 पाई अपॉन में टी,
ओमेगा टी के स्थान पे 2 पाई अपॉन में टी इंटू टी माइनस का कोस 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में टी बाई 2। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में जो कट रहा है उसको काट दो, ये टी से टी, 2 से 2, यानी कि आई एवरेज इक्वल टू माइनस का 2 आई नोट अपॉन में 2 पाई अपॉन में टी इंटू टी, यहाँ पर कोस 2 पाई, सही है, ठीक है, माइनस का यहाँ पर कोस पाई, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, यहाँ पर टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आई एवरेज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू होती है 0, कोस 2 पाई की वैल्यू 0 ग्राफ से निकाल सकते हैं अपन। आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई नोट अपॉन में पाई, ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 माइनस कोस पाई की वैल्यू -1, सही है, माइनस माइनस प्लस, नहीं नहीं नहीं, कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है, ये हो जाएगी माइनस, वन मिनट देखते हैं ग्राफ से, चलते हैं कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू 0 से, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई, सही है, यहाँ से चला ये 1 से चला, 1 होती है, प्लस का 1, कैसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो सर, प्लस का 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1, हाँ सर आ गया, कितना फ़ायदा दिया ना इसने, अभी गलत कर देते हैं, सारी वैल्यू गलत हो जाती है। आई एवरेज इक्वल टू माइनस का आई नोट अपॉन में पाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस 1, ये 2, यहाँ से आई एवरेज इक्वल टू माइनस का 2 आई नोट अपॉन में पाई, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.637 आई नोट। ये क्या सर, ये तो सेम आ गया, आई एवरेज इक्वल टू, ऐसे कैसे हो सकता है सर, सेम कैसे आ सकती है वैल्यू, और वो भी माइनस में। हाँ सर, प्लस में किया, प्लस चक्कर था तो 0.637, और माइनस में चला तो माइनस का 0.637। सर ये तो पहले ही आइडिया लगाया जा सकता था कि चक्कर तो सेम है, वो अगर आई नोट 0.637 आया था प्लस में, तो ये माइनस में आना चाहिए। इतना दिमाग हमारा क्यों नहीं चला सर, कैसे चलेगा, और कहीं चलता है अपना दिमाग तो, मतलब प्लस में चला तो प्लस का ये 0.637, माइनस में चला तो माइनस का 0.637 आई नोट, मतलब वैल्यू सेम देगा क्योंकि चक्कर सेम है, जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे भी तो जा रहा है। सर सोचना चाहिए था, चलो कुछ तो पता चला, प्लस के लिए प्लस आ जाएगा, माइनस के लिए माइनस आ जाएगा, बोलो एग्री करते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप चलें अपन, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अगर चलें कि पहले 0 से चला, 0 से t बाई 2, t बाई 2 से t चला, अगर 0 से t माइंड लगा के देखते हैं, पहले तो नहीं चला, अभी चला के देख लेते हैं। 0 से t बाई 2 चला, 0.637 आया प्लस का, आगे t बाई 2 से t चले, माइनस का 0.637 आया, तो माइंड तो अपना ये कहता है कि अगर 0 से t चले, 0 से t चले तो ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस 0, मतलब अब की बार हो ना हो सर, पक्का 0 आने वाला है अगर 0 से t चलते हैं। अगर 0 से t चलते हैं, एवरेज निकालना है अपने को, तो 0 से t चले तो इसके लिए कितना आया, हाफ सर्कल के लिए इसके लिए कितना आया, ये यहाँ पे जब अपन ने एवरेज निकाली 0 से t बाई 2 तक, पॉजिटिव चक्कर है, मतलब 0 से t बाई 2, तब अपनी एवरेज जो वैल्यू आई थी 0.637 आई नोट। सर प्लस का आया था, इसको कैसे भूल रहे हो, हाँ साहब प्लस प्लस, ठीक है, नाराज मत हो। t बाई 2 से जब t चले तो अपनी वैल्यू आई थी माइनस का 0.637 आई नोट।
अगर सर यहाँ से यहाँ चलते हैं 0 से t, तो हो ना हो वैल्यू जुड़ने वाली है। सही सोच रहे हो, दिमाग चलने तो लगा है फिजिक्स में। तो 0 से t चलते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो एक कंप्लीट चक्कर के लिए करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। तो क्या हो जाएगा, अगर 0 से t तक आप क्या निकालते हो? आई एवरेज निकालते हो, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यानी कि 0.637 आई नोट प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो 0.637 आई नोट बराबर आई नोट से 0, यानी कि आई एवरेज। ये लो, ये क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, डिटेल से अभी तक तो नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे धीरे धीरे। वो कहावत है ना, थाउस इज ए सक्सेस ऑफ की। और इस चैप्टर के PDF नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं और आलसी लोग हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इस चैनल के PDF नोट डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।